हेलो स्टूडेंट्स। हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में फर्स्ट पेपर के लिए कोवेलेंट बॉन्ड को पढ़ रहे थे। इसमें हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सभी कुछ कंप्लीट कर लिया है। आज हम इन दोनों थियरीज़ को आपस में कंपेयर करेंगे कि दोनों के कॉन्सेप्ट में क्या समानता है, क्या असमानता है और कौन सी थ्योरी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स देती है, ये हम देखने जा रहे हैं। देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी वीबीटी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी एमओटी दोनों ही मॉडर्न थ्योरीज़ हैं, दोनों ही प्रैक्टिकल हैं। इन दोनों को यदि कंपेयर करना हो तो हमको इन दोनों की सिमिलरिटीज़ और इनके डिफरेंसेस को देखना पड़ेगा। दोनों थ्योरीज़ ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह सही है या पूरी तरह गलत है। कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से प्रैक्टिकली सक्सेसफुल नहीं है। तो जहाँ पर थियोरिटिकली और प्रैक्टिकल दोनों अप्रोचेस एक साथ फॉलो की जाए या एक जैसे रिजल्ट्स दें, उनको हमें मान लेना चाहिए। तो हम पहले इन दोनों थियरीज की सिमिलरिटी को कंसिडर करेंगे। देखो, सिमिलरिटीज़ ये हैं, दोनों ही थियरीज कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करती हैं। दूसरी इनमें समानता ये है कि दोनों ही थियरीज के हिसाब से कोवेलेंट बॉन्ड बनने में समान एनर्जी और समान सिमेट्री वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है। थर्ड पॉइंट ये है कि दोनों ही थ्योरी के हिसाब से कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इकट्ठा हो जाता है। फोर्थ इसका पॉइंट है, दोनों सिद्धांत के अनुसार कोवेलेंट बॉन्ड में डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। तो ये तो सिमिलरिटीज हैं जो दोनों थियरीज को क्या करती हैं, कंपेयर करने में समानताओं के बारे में बताती हैं। अब इनमें डिफरेंसेस क्या हैं या असमानताएं क्या हैं, वो अपन देखेंगे। असमानताएं देखने के लिए एमओ थ्योरी जो है वो एलसीए मेथड के ऊपर बेस्ड है, ये अपन ने देखा था। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के ऊपर बेस्ड होती है। पहली बात हो गई। दूसरी बात देखो, एमओटी के हिसाब से जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो उनकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है। ये नहीं पता लगता कि ये ऑर्बिटल किसका है और ये ऑर्बिटल किस एटम का है। ऐसा किस में होता है, एमओटी में होता है। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जब एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो भी वो अपनी इंडिविजुअलिटी को बनाए रखते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि एमओटी पॉलीसेंट्रिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी केवल मोनोसेंट्रिक यानी एक केंद्रीय परमाणुीय कक्षक की परिकल्पना पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिंपल है और उसके द्वारा आसानी से हम मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। उसको समझ सकते हैं इसलिए ये क्वालिटेटिव अरेंजमेंट के रूप में होता है। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की जो कैलकुलेशंस हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती हैं और इनसे जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो काफ़ी एक्यूरेट होते हैं, इसलिए इसको क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट माना जाता है।
तो इस तरह से ये दोनों थ्योरीज एक दूसरे की समानता और असमानताओं को कंपेयर करने पर ये जो हमने देखा कि ये इस तरह से एक दूसरे से कंपेयर की जा सकती हैं। अब ये आता है सवाल कि इन दोनों में से बेटर कौन सी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेटर है या एमओटी बेटर है। तो उसको समझने के लिए हमको इन दोनों की तुलना करनी पड़ती है, और जिन पॉइंट्स पर हम तुलना करने जा रहे हैं उनसे हमको ये रिजल्ट मिलता है कि एमओटी इन पॉइंट्स की वजह से वीबीटी की तुलना में काफ़ी बेटर है। तो ये तुलना क्या है, फर्स्ट इसका जो पॉइंट है वो ये आता है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या होता है कि जब मॉलिक्यूल बनता है तो दोनों बॉन्डेड एटॉमिक एटम्स के जो न्यूक्लियस हैं उनके बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर लोकलाइज रहता है, स्थानीकृत रहता है। परंतु वास्तव में ये इम्प्रैक्टिकल है। क्यों प्रैक्टिकल है? क्योंकि हमको मालूम है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक होती है। जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन को इम्पोर्टेंस दी गई है, जो कि ज़्यादा प्रैक्टिकल है। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको ज़्यादा बेटर बनाता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट से। दूसरा पॉइंट आता है कि एमओटी के अनुसार क्या होता है कि सिंपल मॉलिक्यूल में भी एक से ज़्यादा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं जिनकी एनर्जी फिक्स होती है। मॉलिक्यूल्स में सभी ऑर्बिटल्स पूरी तरह भरे हुए नहीं होते, हायर एनर्जी वाले कुछ ऑर्बिटल्स वैकेंट होते हैं। अब ये जो वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं हायर एनर्जी पर हैं, इनमें क्या होता है, लोअर एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में जा सकते हैं। तो इस तरह से फिर जब वापस आते हैं तो वो कुछ अपने रेडिएशंस एमिट करते हैं, जिसकी वजह से इसके द्वारा इनके इलेक्ट्रॉन्स की स्पेक्ट्रम को आसानी से समझाया जा सकता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इस तरह से मॉलिक्यूल्स में कोई भी लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, इसलिए इसके द्वारा स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती। तो ये एक इसकी कमी हो गई कि ये इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखो, इसमें आता है कि मॉलिक्यूल्स में पोलैरिटी, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन सब को एक्सप्लेन करने के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी ये चीज़ें एक्सप्लेन की गई थी, पर इसके लिए रेजोनेंस की हेल्प लेनी पड़ी थी। लेकिन एमओटी में क्या है, ये चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, अपने आप ही इनका स्पष्टीकरण हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है ना। जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है उसके द्वारा अनपेयर्ड ऑक्सीजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस इसकी पैरामैग्नेटिक नेचर को एक्सप्लेन करती है। नेक्स्ट आता है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन प्लस कैटायन और ऑक्सीजन माइनस नेक्स्ट एनायन, इनके मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी, बॉन्ड लेंथ और ये सब चीज़ें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से समझाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एमओटी से आसानी से समझाई जा सकती हैं। नेक्स्ट आता है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल जो हैं, जैसे नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड की स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर, ये सब चीज़ें एमओटी से एक्सप्लेन की जा सकती हैं, वीबीटी से एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। अब देखो, हमने ये देखा था कि एनो मॉलिक्यूल, एनो प्लस आयन और एनो माइनस आयन की स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर,
इन सब को एक्सप्लेन भी MOT के बेसिस पे किया जा सकता है, VBT द्वारा इसको नहीं समझाया जा सकता। लास्ट इसकी जो इसका MOT का अधिक प्रभावशाली होने का कारण है वो ये है कि ऑड इलेक्ट्रॉन वाले मॉलिक्यूल जैसे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन, ऑक्साइड आयन या इन सब की व्याख्या भी MOT से ही की जा सकती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार से ये पॉइंट्स जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किए बताते हैं कि MOT VBT से किस तरह से बेटर है। और ये क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आप इन पॉइंट्स को ढंग से समझेंगे, पढ़ेंगे दोनों थ्योरीज को, तो आपको अपने आप ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। थैंक यू सो मच।